नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनुज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर हाईकोर्ट परिसर में रजत जयंती समारोह का हुआ आयोजन। राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के महेश्वरी समेत कई गणमान्य नागरिक हुए शामिल। सूरजपुर जिला अस्पताल प्रबंधन पर लग रहे गंभीर लापरवाही के आरोप। पीड़ित परिजनों का आरोप कि स्टाफ की अनदेखी से गई हैं 2 जानें। दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित पानी और धुएं से लोगों का जीना हुआ दूभर। हथखोज के 5 वार्डों में 200 से अधिक कारखाने हैं संचालित। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर हाईकोर्ट परिसर में रजत जयंती समारोह धूमधाम और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल महामहिम रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के महेश्वरी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सैम कोशी और पूर्व जज मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने संबोधन में बताया कि बीते 25 वर्षों में हाईकोर्ट ने लंबित मामलों की संख्या घटाने और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में सतत प्रयास जारी हैं। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भरोसा जताया कि न्यायपालिका पर जनता की आस्था हमेशा अटल रहेगी। कार्यक्रम की विशेषता रही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के माहेश्वरी का हिंदी में संबोधन। उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ आया हूं तो हिंदी में ही बोलूंगा। मैं मध्य प्रदेश का हूं और छत्तीसगढ़ से मेरा आत्मीय जुड़ाव है। उन्होंने आगे कहा कि बेंच और बार एक रथ के 2 पहिए हैं और कर्म ही सच्चा धर्म है। जस्टिस माहेश्वरी ने यह भी कहा कि न्यायालय इमारतों से नहीं बल्कि लोगों को मिलने वाले न्याय से पहचाना जाएगा और आने वाले 25 वर्ष सबकी सहभागिता से तय होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को राज्य और हाईकोर्ट दोनों की रजत जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर अब न्यायधानी के रूप में जाना जाता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यायपालिका की पहचान और अधिक सुदृढ़ हुई है। एडवोकेट जनरल यशवंत सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्थापना के शुरुआती दिनों में हाईकोर्ट एक कॉलेज भवन से संचालित होता था, लेकिन आज बिलासपुर में स्थित परिसर क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों में लंबित मामलों में 60% की कमी आई है। साथ ही जनहित के मामलों में हाईकोर्ट अब स्वतः संज्ञान भी ले रहा है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। बंधुओं, हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है और यह शुभ अवसर हमारे हाईकोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है। मैं इन सभी शुभ अवसरों का आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बिलासा की नगरी को एक नई पहचान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी है। अब यह न्यायधानी के रूप में जानी जा रही है। आज इस शुभ अवसर पर हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना संभव हो सकी। मुझे याद है जब बिलासपुर में हाईकोर्ट स्थापित हुआ तब उद्घाटन अवसर पर माननीय जस्टिस श्री BN कृपाल जी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी आए थे। जेटली जी जितने अच्छे राजनेता थे उतने ही अच्छे वकील भी थे। आज के मौके पर हम सब प्रखर राजनेता एवं कानून के जानकार आदरणीय श्री अरुण जेटली जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय जस्टिस श्री WA शीर्षक जी से लेकर वर्तमान माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा जी ने निरंतर न्यायिक परंपराओं को मजबूत करने में अपना
उल्लेखनीय योगदान दिया है। देखिए, आज 25 साल रजत जयंती वर्ष मनाया गया उच्च न्यायालय बिलासपुर का। आज हमारे महामहिम गवर्नर साहब उपस्थित थे, सीएम साहब उपस्थित थे, कैबिनेट के मिनिस्टर्स उपस्थित थे, साथ ही साथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उपस्थित थे और इस तरीके से वो 25 साल का जो कार्यक्रम है रजत जयंती वर्ष वो मनाया गया। इन 25 सालों में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं हाईकोर्ट के? देखिए, इन 25 सालों में सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले एक स्कूल बिल्डिंग में ये हाई कोर्ट चलता था और हाई कोर्ट वहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा है तो आज आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ी, एक तरह से कहना चाहिए कि सबसे बड़ा जो एरिया है हाई कोर्ट का इंडिया में वो छत्तीसगढ़ में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, डिजिटल यूज़ हो, सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। प्रेगनेंसी के मामले से कितना कवर किया है हाईकोर्ट? पिछले 2-3 सालों में तो 60% की कमी आ गई है, पेंडेंसी में कवरेज हो गया है। और इसके साथ ही आप ये चीज़ देखेंगे, सिर्फ पेंडेंसी नहीं, बहुत सारे जनहित के मामले हैं जो माननीय उच्च न्यायालय सुमोटो लेती है और आप लोगों ने उसका असर भी देखा होगा कि सुमोटो लेने के कारण बहुत से ऐसे जनहित के मामले हैं जिसको लेने के कारण काफ़ी आम जनता को काफ़ी फ़ायदा होता है। सूरजपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती महिला को उसके परिजन समय पर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ की बेरुखी ने 2 जिंदगियां निगल लीं। 3 घंटे तक दर्द से तड़प रही महिला को समय पर उपचार नहीं मिला और अंततः उसने दम तोड़ दिया। गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महिला को वार्ड में भर्ती तो किया गया, लेकिन उसके बाद ना तो ड्यूटी डॉक्टर पहुंचे और ना ही नर्सों ने कोई ध्यान दिया। वो बार बार स्टाफ को बुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने आवाज तक नहीं सुनी। मितानिन सुगंती राजवाड़े ने कई बार गार्ड को डॉक्टर और नर्सों को बुलाने के लिए कहा, मगर वार्ड के दरवाजे तक नहीं खोले गए। करीब 3.5 घंटे तक प्रसूता रेखा दर्द से कराहती रही। परिजन अस्पताल की गलियों में चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें न जांच मिली और न ही इलाज। आधी रात करीब 2:30 बजे महिला की हालत बिगड़ते बिगड़ते मौत में बदल गई। इसी दौरान डॉक्टर और नर्स वार्ड में पहुंचे और आनन फानन में उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने मां और नवजात दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतका के ससुर शोभनाथ रजवाड़े ने बताया कि उनकी बहू को 3 घंटे तक बिना इलाज के अस्पताल में छोड़ दिया गया था। उनका आरोप ये भी है कि एम्बुलेंस चालक ने उन्हें अंबिकापुर ले जाने के लिए 800 रुपए जबरन उनसे वसूल किए। ये स्थिति स्वास्थ्य सेवा की संवेदनहीनता को उजागर करती है। मृतका रेखा के पहले से एक 3 साल का बेटा है। परिवार दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी में था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही ने खुशियों को मातम में बदल दिया। डिलीवरी वाला केस था तो लेके आए थे हॉस्पिटल, मेरा पत्नी थी और लेके आए, फिर रिंग बुल रहा था। उसके बाद वही मितानी लोग ले गए अंदर, तो उसके बाद फिर वहाँ पर तो नहीं थे। बाद में फिर मितानी लोग फिर रिंगा बुला रहे थे। उसके बाद फिर डिलीवरी रूम में ले गए। उसके बाद फिर कहाँ किए कि कैसे कर रहा है और हाथ को। फिर यहाँ से फिर लास्ट में बोला कि डॉक्टर लोग को जगाओ। फिर हम जगाने के लिए कूदे तो फिर कोई डॉक्टर भी नहीं देख रहा था, पूरा बंद था केवाड़। उसके बाद फिर इन लोग गए और उसके बाद फिर एम्बुलेंस को रेफ़र के लिए कागज़ बनाया कि रेफ़र करना पड़ेगा, इसको रेफ़र कर दिए। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किए आप उन्हीं लोग। फिर हम आए तो फिर यहाँ एम्बुलेंस को लगाए और फिर वहीं से मरीज़ को लेके यहाँ गाड़ी के पास लाए। डॉक्टरे लोग लाए, एम्बुलेंस को फ़ोन किए। उसके बाद फिर आधा दूर में जाके फिर एम्बुलेंस वाला बोल रहा था कि भैया 800 रुपया लगेगा। तो हम बोले कि ठीक है भैया, चलिए अंबिकापुर हॉस्पिटल में तो पहुंचाइए, आपको देंगे हम पैसा। फिर वहाँ पर ले जाए, फिर भर्ती वाला कागज़ वही एम्बुलेंस वाला भैया कटवाए पर्ची। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिए। उसके
बाद फिर डॉक्टर वहाँ देखा तो वहाँ नहीं था, डेड बॉडी को काहे डर को है? यहीं से हॉस्पिटल से भी खत्म हो गया, उसको रेफर किया गया अंबिकापुर। दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित पानी और धुएं के चलते लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में फैली गंदगी और प्रदूषण ने न केवल भूजल स्तर को जहरीला बना दिया है, बल्कि शमशान की हालत भी इतनी दयनीय हो गई है कि मृतकों के लिए भी मुनासिब जमीन नहीं मिल पा रही है। भिलाई चरोदा निकाय क्षेत्र के हथखोज के 5 वार्डों में लगभग 200 से अधिक कारखाने संचालित हैं, जिसमें स्पंज आयरन, फाउंड्री कास्टिंग और केमिकल उद्योग शामिल हैं। खासकर स्पंज आयरन के प्लांट से निकलने वाली ब्लैक इंडस्ट्रियल डस्ट और राख की वजह से आसपास के निवासी असहनीय स्थिति में हैं। घरों के अंदर तक फैलती बदबू और काले राख की मोटी परतें घरों और गलियों में जम रही हैं। केमिकल कारखानों से निकलने वाला दूषित पानी भूमिगत जल स्रोतों को भी खतरनाक बना चुका है। यहाँ के बोरवेल और कुओं का पानी पीने लायक नहीं रह गया है। पिछले 20 वर्षों से 5 वार्डों के लोग टैंकर सप्लाई पर निर्भर हैं। नया बोर करवाने पर भी पानी में रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, जिससे खेती बाड़ी और घरेलू उपयोग दोनों प्रभावित हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में शमशान की स्थिति भी चिंताजनक है। वार्ड में स्थित एकमात्र शमशान के आसपास राख के टीले बन गए हैं। रोजाना ट्रक भरकर कारखानों से निकलने वाली राख को यहां फेंक दिया जाता है। शमशान के हैंडपंप और पुराने कब्रों में गंदे और बदबूदार दलदल की स्थिति बन गई है। औद्योगिक गतिविधियों की वजह से यहां जीवित लोग भी सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं और मृतकों के लिए उचित जमीन तक नहीं मिल पा रही है। पर्यावरण विभाग के अधिकारी स्वीकार करते हैं कि हवा और पानी में प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है और नियमों के उल्लंघन पर नोटिस और दंडात्मक कार्रवाई की बात करते हैं। बावजूद इसके औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। शायद ही किसी कारखाने को प्रदूषण के कारण अब तक बंद किया गया हो। कल रात में 12:30 बजे मतलब बहुत स्मेल आया फैक्ट्री का, जिसके कारण कूलर बंद करना पड़ा और सोने में तकलीफ हुई। और ये आते रहता है, मतलब 2 महीने 2.5 महीने में ऐसा कभी कभार स्मेल आते रहता है। और ये जो परेशानी है, मतलब 8 से 10 बजे के बीच में भी आया था स्मेल, और रात में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था स्मेल, तो कूलर वूलर भी बंद करना पड़ा। स्मेल आया और उसका शिकायत हम लोग पिछले साल भी किए थे, इसी साल, और ये लोग करते ही रहते हैं शिकायत स्मेल का बहुत ज़्यादा। आयरन का तो नॉर्मल बात है, इंडस्ट्री एरिया आते रहता है, लेकिन स्मेल आता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है हम लोग को। दुर्ग जिले के कैंप 2 स्थित गायत्री मंदिर के पास शनिवार को आयोजित चुनरी यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। धार्मिक उत्सव के बीच अचानक चाकूबाजी की घटना ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने दोनों आरोपियों सोनू कुरैशी और उसके छोटू भाई सानू कुरैशी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार चुनरी यात्रा के दौरान महिलाएं और लड़कियां मंदिर के पास से गुजर रही थीं। इसी दौरान सोनू और सानू कुरैशी ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और उनकी चुनरी खींच ली। लड़कियों द्वारा विरोध करने पर दोनों युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और गुस्से में सानू कुरैशी ने अचानक चाकू निकालकर हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोगों को चोट आई है। घटना के समय यात्रा में मौजूद श्रद्धालु डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। दोनों आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ, जो सोनू और सानू कुरैशी के गुस्से का कारण बना। गुस्से में सानू ने चाकू से हमला कर दिया और लोगों को डराने के लिए उसे लहराने लगा। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, धारा 307 समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। स्थानीय महिलाओं और लोगों ने इस घटना को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजनों की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चुन्नी यात्रा हम लोग निकाल रहे थे, अच्छे खास हम लोग का चुन्नी यात्रा निकलता है। सब लड़के नहीं थे, बहने सब बच्चे निकाल रहे थे। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। हम लोग जैसे गायत्री मंदिर के पास पहुंचे हैं, आगे हम लोग जा रहे थे, पीछे से वहाँ पे मुसलमान लड़के सोनू करके 2-4 लड़के और है, नाम तो मैं पूरा नहीं जानती, बच्चे बता रहे थे। देखे ये लोग ना लड़कियों के पीछे चुन्नी खींचे। चुन्नी खींचने के बाद में और लेडीज थे, तो ये लोग बोले क्यों रे क्या किया? भाई तो औरतें तो हैं,
तो बोलेंगे कि तुम ऐसा क्यों किया, तो गाली गलौज करने के बाद बच्चे लोग, और तुरंत हम लोग भी अपने भाइयों को फोन करे, भाइयों करे आते, जैसे हमारे आगे बच्चे आए हैं वैसे लोग सिर्फ चाकू निकाले, चाकू मतलब बातचीत नहीं करे, सिर्फ चाकू से बात। मैं दौड़ के थाने आई, थाने आने के बाद तुरंत मैं बोली सर वहाँ मर्डर हो रहा है, पुलिस हंस रही थी, 2 मुसलमान आके पहले से यहाँ बैठ गए थे, पुलिस नहीं गई मेरे साथ। बोली सर तुरंत से जब मर्डर होगा तब जाओगे, तब पुलिस प्रशासन मेरे साथ में मेरे गाड़ी में नहीं बैठा ली, छोड़ दिए लोग। मैं बोली सर मेरे को बैठा पुलिस, और जहाँ होगा मैं बताती हूँ। मैं मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, उमेश सोनकर है, कमल सोनकर है, कोमल है, और 2 लड़के और कौन है, मतलब सरवन है। ये लोग अंदर में नल्ले के पास में ले जाके लोग को सरवन सोनकर को ले जाके लोग ना अंदर ही अंदर मारे, ज्यादा अंदर में चोट हो लोग को। कोलिया में ना अंधेरा है ना, हम लोग बाहर में तो खाने दौड़ के आए, तब तक इसको मर्डर कर देते लोग। और यहाँ आई तो यहाँ से पुलिस को, अब मेरी अपनी गाड़ी मुझे नहीं लेगा, मैं पैदल दौड़ते दौड़ते उमेश सोनकर हूँ। ये मामला आज चुनरी यात्रा निकला हुआ था, गायत्री मंदिर के बाद चुनरी यात्रा जब निकली और पीछे बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, बच्चों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ सीनियर लोग आ गए, सीनियर लोग एक दूसरे को पहचानते भी थे, आपस में धक्का मुक्की हुई, लोगों को लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है करके वहाँ पर हाथापाई चालू हो गया। हाथापाई चालू होने से एक जो सोनू नाम का लड़का है, उसका छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ लड़ाई हो रहा है करके चाकू लेकर के आया और चाकू से 2-3 चाकू वहाँ पर चलाया और लहराया भी। मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी। कितने लोगों को चोट लगा? चोट 4 लोगों को लगी है, मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, कमल सोनकर और उमेश सोनकर। किन धाराओं के तहत? धारा 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, गाली गलौज में। महिलाएं काफी नाराज दिख रही हैं। महिलाएं चूंकि चुनरी यात्रा में शामिल थे उन लोग, और उन लोगों ने जब लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से जब अपने लोगों के साथ कोई घटना होती है तो आक्रोशित होती है। क्या कुछ आश्वासन नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और भी अगर इसमें दूसरे लोग शामिल हैं, हमको अगर जानकारी होती है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं तो हम उनकी अरेस्टिंग करेंगे। दुर्ग भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में नक्सल प्रभावित बस्तर अंचल के स्कूली खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। कठिन परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के बावजूद इन नौनिहाल खिलाड़ियों ने अपनी लगन और मेहनत से पदक जीतकर ये साबित कर दिया है कि मेहनत और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी संभागों से प्रतिभागी शामिल हुए थे। बस्तर से आए विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक और तेजी से दर्शकों का मन मोह लिया। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के बदौलत कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनके उज्जवल प्रदर्शन ने बस्तर अंचल के खेल क्षेत्र में नई उम्मीद जताई है। प्रतियोगिता का यह अनुभव बच्चों के लिए केवल खेल तक सीमित नहीं रहा। वनांचल से निकलकर शहरी माहौल में पहुंचे इन खिलाड़ियों ने उच्च स्तरीय खेल का अनुभव प्राप्त किया, जिससे उनका आत्मविश्वास और अनुशासन भी बढ़ा। यह अनुभव उनके लिए जीवन में नई सीख और प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। प्रतिभागियों और उनके परिवार के चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। इस आयोजन ने न केवल उनके खेल कौशल को निखारा, बल्कि बस्तर के बच्चों को ये सिखाया भी कि परिस्थितियों की कठिनाई किसी भी तरह से उनके सपनों को नहीं रोक सकती। सबसे पहले आपको परिचय। जी, मेरा नाम सौरभ मड़ामे है। ये मेरे साथी कोच अनिश यादव हैं। हम बस्तर जोन की टेबल टेनिस की टीम लेकर आए हैं। हमारे बॉयज़ और गर्ल्स में 14, 17, 19 की टीमें हैं। अभी 14, 17 की टीमें अच्छी प्रदर्शन करी है, जिसमें से 14 गर्ल्स, 17 गर्ल्स एंड 17 बॉयज़ ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और अभी तक हमारे 2 बच्चे नेशनल के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। बच्चे यहाँ आए हैं, देख रहे हैं, मतलब जो शहर के लेवल का जो गेम देख रहे हैं उससे देख के उनको सीखने का बहुत मौका मिल रहा है, और बच्चे यहाँ बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। नक्सली एरिया से बच्चों को आप लेके आए हैं। जी सर। क्या लगता है वहाँ की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में क्या अंतर है, और बच्चे किस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, वो एक समय लगता था कि नक्सलाइट का ज़्यादा खौफ है वहाँ, अभी वैसा एक माहौल नहीं रह गया है। अब वहाँ भी थोड़ा सा शहरी अंदाज आते जा रहा है वहाँ पर भी, और बच्चे हमारे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे सिल्वर मेडल आया है, मतलब 5 जोन में से सेकंड आना बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं नक्सल क्षेत्र से, तो उस प्रकार से हम बोलेंगे कि 5 जोन में से सेकंड आना बहुत बड़ा अचीवमेंट है बस्तर के लिए। कितने बच्चे हैं जो बस्तर से पहली बार बाहर आकर खेलने के लिए? हमारे मतलब टेबल टेनिस में तो 10 बच्चे होंगे ऐसे जो फर्स्ट टाइम आके बाहर खेल रहे हैं। कैसा है उनका अनुभव, क्या कहते हैं? थोड़े से डरे सहमे पहले थे, लेकिन अभी जब यहाँ माहौल घुल मिल के रह रहे हैं तो उनको भी अच्छा लग रहा है। वो लोग मिल लिए हैं सबसे, तो एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर है। पहली बार खेलने आए हैं, 4 मेडल के साथ आप लोग लौटेंगे,
कैसा लगा? बहुत अच्छा अचीवमेंट है हम लोग का इस बार का। इसके पहले तो हम लोग को नहीं मिला था, लेकिन इस बार बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है हम लोग को। कोरिया जिले के सोनहत से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वन विभाग की टीम ने अवैध लोध छाल परिवहन करते हुए पिकअप वाहन को पकड़कर 46 बोरी लोध छाल जब्त की है। इस अवैध सामग्री की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पूरी कार्रवाई सोनहत और देवगढ़ वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम ने की है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सोनहत रेंज की टीम बीती रात छेंगुरा के पास गश्ती पर थी। इसी दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में वाहन से भारी मात्रा में 46 बोरी लोध छाल बरामद हुई। वन विभाग ने वाहन और अवैध सामग्री को कब्जे में ले लिया और अब विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। डीएफओ चंद्रशेखर सिंह परदेसी ने बताया कि उनकी पूरी टीम अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हुए है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध रेत, लकड़ी या छाल तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन विभाग की ये कार्रवाई न केवल वन संपदा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अवैध व्यापारियों के लिए चेतावनी भी है कि कानून के दायरे में आने से बचना मुश्किल है। वन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया है कि वे किसी भी अवैध छाल, लकड़ी या वन्य उत्पाद की तस्करी की जानकारी तुरंत वन विभाग को दें। सोनहत और देवगढ़ वन परिक्षेत्र की टीम ने इस सफलता को वन संरक्षण समिति के प्रति टीम की सतत मुस्तैदी का उदाहरण बताया। कल रात में 2:30 बजे के आसपास देवगढ़ और सोनहत रेंज के संयुक्त स्टाफ ने मिलके जो उन्हें खबर मिला था और उनका रात्रि गश्ती में भी जो हमारा स्टाफ करता रहता है, तो उसमें हमें खबर मिली थी कि लोध छाल का एक पिकअप वाहन सोनहत परिक्षेत्र से गुजर रहा है। तो हमारे स्टाफ ने गश्ती के दौरान पूरी तरीके से ट्रैप करके उनको पकड़ा है। तो जो लोग थे वो तो वाहन छोड़ के भाग गए। तो वाहन को हमने सोनहत में हमारे डिपो परिसर में लाके उस पर पीओआर की कार्रवाई कर दी गई है और वाहन को भी जब्त कर दिया गया है। आगे की क्या कार्रवाई होगी? वाहन को जब्ती होगी और फिर हमारे जो कुछ मुखबिर वगैरह होंगे उससे हम पता लगाएंगे कि ये वाहन किसका है। आरटीओ डिपार्टमेंट से पता करेंगे कि ये वाहन किसका है। उसके बाद हम उनके ऊपर पीओआर करके जो व्यक्ति के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे भी ऐसा कार्रवाई देखने को मिलते हैं? अवैध जो भी चीज़ें हैं, जैसे अवैध कोयला हो गया, अवैध रेती हो गई, अवैध कटाई हो गई, इन चीज़ों पे हम बिल्कुल सख्ती से पेश आएंगे। इसके आगे अवैध ना करें लोगों को मैं आह्वान करूंगा, क्योंकि हम उस पर एकदम सख्ती से पेश आएंगे और हम किसी को भी अवैध करने के लिए करने नहीं देंगे। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।